इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम यही तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। कल लखनऊ के कोर्ट के बाहर अफरा तफरी थी, हंगामा मचा था कि तभी वकील महेंद्र की नजर एक बच्ची पे पड़ी जो जख्मी थी। महेंद्र फौरन मदद के लिए आगे बढ़े और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, सीएम योगी बच्ची का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, उसे चॉकलेट दिया और परिवार को फ्री इलाज का भरोसा भी। इन सब के बीच वकील महेंद्र की जमकर तारीफ हो रही है, जिनकी सूझबूझ और इंसानियत ने इस मासूम की जान बचाई। लाल रंग के कपड़ों में लिपटी इस नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर तेज कदमों से स्ट्रेचर की तरफ आगे बढ़ता ये शख्स पहले बच्ची को स्ट्रेचर पर लिटाता है, स्ट्रेचर को थोड़ा धक्का देकर आगे बढ़ाता है, फिर उसे दोबारा अपनी गोद में उठाकर तेजी के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। ये महज तस्वीर नहीं, ये इंसानियत की वो मिसाल है जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। बच्ची को अपने सीने से लगाए इस शख्स को आपने देखा, ये पेशे से वकील हैं और इनका नाम है महेंद्र। इनकी सूझबूझ और तत्परता का नतीजा है कि आज 1.5 साल की ये बच्ची खतरे से बाहर है। तो लॉबी में देखा कि एक पिता खून से लथपथ अपनी बच्ची को लिए भाग रहा है। वो कह रहा कि मुझे अस्पताल नहीं पता, मुझे अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, मेरे बच्चे को गोली मार दी गई। तो सर ने कहा कि हम उधर स्थिति देख रहे हैं, उधर क्या है, आप इधर निकल जाओ, अस्पताल की तरफ निकल जाओ। फिर मैं उसके साथ साथ भागते भागते रेजिडेंसी के गेट पे पहुंचे, वो सर बलरामपुर के गेट पे पहुंचे, पीछे वाले गेट से एंट्री लिया। वहां मैंने कहा कि कोई मुझे रोही दे दो कि इसकी बच्ची को रोक लें, बैंडेज कर दो, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इमरजेंसी में ले जाओ। घायल बच्ची को महेंद्र सबसे पहले बलरामपुर अस्पताल ले गए, इलाज शुरू किया गया, लेकिन तबीयत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने पट्टी करके KGMU ले जाने को कहा। बच्ची की माँ जो थी उससे तौलिया लिया और बच्ची को लपेटा, फिर हम लेके भागना शुरू किए। हमने कहा आप तो कर नहीं पाओगे ना, एम्बुलेंस की कोई वो था। जब हम जैसे ही लॉबी से उसके इमरजेंसी बाहर निकले हैं तो कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने रोका, मुझको कहा कि मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तो हमने कहा बुलाइए, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक एक स्कूटी थी, मैं उसके ऊपर बैठ गया। स्कूटी वाले कुछ दूर ले गए, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कहा कि एम्बुलेंस आ गई, आप इसमें लेके जाओ, सुरक्षित चली जाएगी बच्ची। फिर हम लेके एम्बुलेंस में बैठे उसको। घायल बच्ची की खबर सुनते ही सीएम योगी उसका हालचाल जानने KGMU पहुंचे, नन्ही बच्ची को चॉकलेट दी, उसकी मां से बात की और उनके फ्री इलाज की बात कही। उस छोटी बच्ची लक्ष्मी को बचाने में उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका निभाई। जिस बच्ची को गोली लगी थी, क्योंकि पिता और मां बच्ची को लेकर के बाहर से आए थे अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में, ऐसे में उनको अस्पताल भी नहीं पता था, उनको कुछ और नहीं पता था और वो बहुत घबरा गए थे। बता दें कि कल लखनऊ के कोर्ट में हुई गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल था। इस घटना से सभी वकील आक्रोशित हैं। उन्हीं में से एक वकील ने उस बच्ची को बचाया जिसे गोली लगी थी। महेंद्र के जज्बे की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इंसानियत का जज्बा ही दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। शिल्पी सेन के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त खुद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाई। महेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका हमारी तरफ से भी कि आपने इतनी जल्दबाजी में लेकिन सूझबूझ से आपने काम लिया और बच्ची की जान बची। लेकिन ये बताइए कि उस वक्त गोली लगी हुई है, छोटी सी बच्ची है और वो सिचुएशन जो है काफी पैनिक हो जाता है। ऐसे में आपने कैसे समझा कि सबसे पहले और जितनी जल्दी हो इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है और कैसे कैसे आप आगे बढ़े? मैडम नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ही हम लोग सूचना मिली, हम लोग अपने चैम्बर के पास बैठे थे, तो अचानक से सूचना मिली कि SC/ST कोर्ट में गोली चली है। तो हमारे सीनियर हम सब लोग उस तरफ भागे। तो जैसे ही हम लॉबी में पहुंचे तो वहां पे एक पिता अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए करा रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरी बच्ची को गोली मार दी, मुझे अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो मुझे। फिर उसके साथ हम साथ हो लिए, उसके साथ दौड़ते दौड़ते हम लोग बलरामपुर के पिछले गेट पे पहुंचे। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े रिक्शे पे बैठे थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप मुझे इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने ई रिक्शे पे ही बैठवा लिया, उनका ड्राइवर था, वो ले जाके हम लोगों को इमरजेंसी पे छोड़ा। फिर वहां पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब एक्सरे की बात सामने आई तो पता चला कि एक्सरे में बच्ची के अंदर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो बुलेट है कि नहीं, वो कुछ छिपा रहे थे। जैसे लग रहा था कि कुछ डॉक्टर मतलब जानकारी नहीं देना चाह रहे थे। तब तक CMS साहब आए और उसको इमरजेंसी में ले गए। लेकिन जैसे ही बच्ची को छुआ
तो पता चला कि बच्ची को बुलेट अंदर है, शरीर के अंदर है। फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ तो ये इलाज नहीं होगा, ट्रामा ही ले जाना पड़ेगा, रेफर कागज बना देता हूँ। फिर मैंने जल्दी से लड़की की माँ के तौलिया, गले गर्दन पे तौलिया थी, उस तौलिए को मैंने उठाया और उसको बच्ची को लपेटा। फिर लपेट के हम भागने लगे। जब भागने की बाहर आए तो एक व्यक्ति स्कूटी पे था। मैंने उससे कहा कि हमें ट्रामा सेंटर छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पे कुछ पुलिस वाले थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसे ना भागो, हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। एक एम्बुलेंस आई, उसको मुड़वाया गया। फिर मुड़ के फिर फटाफट हम लोग उसमें बैठे और 2 पुलिस वाले और थे। उन्होंने आगे एम्बुलेंस के आगे हो गए और लोगों को ट्रैफिक खाली कराते हुए एम्बुलेंस को तेजी से हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचे। उसमें दौरान बच्चे की माँ भी काफी घबराई हुई थी और माँ के हाथ में, बच्ची की माँ के हाथ में भी गोली लगी थी, गन शॉट थे। उसके पिता भी खून से लथपथ हो गए थे, उनके भी शरीर से जवाब दे रहा था, वो लोग कांप रहे थे, उनकी आवाज भी सही से नहीं निकल रही थी। तो मुझे लगा कि इनको बच्ची को गोद में ले लेना चाहिए और उसी बच्ची को फिर गोद में लिया हमने, अपने पास ही रखा, उसको फिर जाने नहीं दिया। मम्मी माँ को देख के बच्ची और वो हो रही थी, देख के रोना शुरू कर दे रही थी, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो मेरी बच्ची गोद में आते ही शांत हो गई थी, तो इस वजह से बच्ची को लेना उचित समझा। लेकिन महेंद्र जी, जिस तरीके से बहुत पैनिक वाली सिचुएशन थी, तो ऐसे में दारोमदार आप ही पर था, आपकी गोद में वो बच्ची थी, उसकी माँ भी घबराई हुई थी, पिता भी घबराए हुए थे। हालांकि ये अच्छी बात है कि वहां पर लोकल पुलिस ने भी आपका साथ दिया। माँ और उसके पिता को किस तरीके से आप सांत्वना दे रहे थे साथ साथ? मैंने बस यही बात कही कि बच्ची को परेशान ना हो, बच्ची को सिर्फ खरोच है, बच्ची को खरोच लगी है, गोली छू के निकल गई है, आप परेशान ना हो। ब्लड, क्योंकि ब्लडिंग जितनी निकलनी थी निकल चुकी थी, पट्टी बन जाने की वजह से ब्लडिंग नहीं हो रही थी, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, तो इस वजह से हम भी थोड़ा सा वो हो रहे थे, अपने आप को संभाल रहे थे। और बच्ची को गोद में ले लिया था और बच्ची सबको देख रही थी सब। तो आप बच्ची से बातचीत कर रहे थे लगातार? लगता है महेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से एक तो इंसानियत की जीत हुई है और साथ ही साथ अगर आप इस तरह के सिचुएशन में अगर आप सही फैसला लेते हैं तो देखिए किस तरह से किसी बच्चे की जान बच सकती है। हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं महेंद्र। जब आप वहां पर आपने देखा कि एक बच्चा घायल हो रहा है, तो आसपास के लोगों ने आपकी मदद करने की कोशिश की या कोई और भी आगे आया आपका हाथ बटाने के लिए, या सीधा आपने सूझबूझ से उस बच्चे को उठाया और लिए चले? एक्चुअली ये था कि जब लॉबी में सब लोग भाग रहे थे तो बच्ची की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्ची का पिता सिर्फ दौड़ रहा था कि मुझे अस्पताल भेजो, सिर्फ लोग इशारा करते थे कि इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इधर से बलरामपुर है। उसके अलावा उसके साथ दौड़ने वाला, उसके साथ उसको सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं था कि हाँ कि आप शांत हो जाओ, परेशान ना हो, बच्ची का इलाज मिल जाएगा, यहीं पे है अस्पताल, ज्यादा दूर नहीं। वो पिता खुद गोद में उस बच्ची को लेके भाग रहा था। उसके साथ हम कुछ देर तक दौड़े। जैसे ही बलरामपुर के गेट पे आया तो फिर स्थिति को और संभाले, तुरंत हमने उसको, तो उसकी स्थिति रुकी तो फिर हमने ई रिक्शे वाले को रोका। ई रिक्शे पे एक बुजुर्ग थे, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर वो ई रिक्शा वाला कोई जानकारी बच्ची के बारे में, कैसी है बच्ची, उसका स्वास्थ्य कैसा है? आप कल रात में मैं ट्रामा सेंटर पे ही था 10 बजे तक। मैं उस बच्ची से मिल के आया था, देख के आया था, और फिर सुबह भी मैं गया था, बच्ची से मिला था, तो बच्ची सो रही थी उस समय। और डॉक्टर जो थे उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि बच्ची का पल्स ठीक है, शाम को उसका ऑपरेशन होगा। और उनके माता पिता से मिल गया था, तो माँ थोड़ी सी यही कह रही थी। जो काम आपने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मेरे ख्याल से हर किसी को आपसे ये सीखना चाहिए कि पैनिक सिचुएशन में घबराएं नहीं, बल्कि मदद की जाए। क्या आपका आगे कोई ऐसा प्लान है कि आप परिवार के साथ मिलेंगे, बच्ची को आगे कभी मिलेंगे? क्योंकि किसी की जान बचाना एक संबंध सा बन जाता है फिर। एक्चुअली वो बच्ची कोई ज्यादा दूर की नहीं है, लखनऊ से सटे ग्रामीण क्षेत्र की है, इटौंजा गांव की रहने वाली है। तो उसका मुकदमा यहाँ SC/ST कोर्ट में चल भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुकदमे जल्दी खत्म हो जाते हैं, या कुछ मुकदमे होते हैं जो प्रॉपर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी वो भविष्य में हमसे मुलाकात होगी तो हम उसको भूल जाएंगे या परेशान ना। ये चीजें तो उनसे मिलते रहेंगे हम अक्सर, और उनके पिता का, उनके मामा का, उनके नाना का मेरे पास सबका नंबर आ गया है। मैंने उनसे बताया भी था कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो या ब्लड की जरूरत हो तो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो मैं आपको ब्लड भी उपलब्ध करा दूंगा मेरे साथ। आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर किसी को आपसे ये सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम नमस्कार। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में इंसानियत का धर्म तो आपने देखा, महेंद्र जी से हमने खुद बातचीत की। अब रुख करते हैं जम्मू का, जहां बालाजी का भव्य दरबार सज चुका है। जम्मू की खूबसूरत वादियों में बने भव्य मंदिर में बालाजी की 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। यानी कि अब जम्मू में श्रद्धालु अपने आराध्य बालाजी के दर्शन भी कर पाएंगे। जम्मू में बना ये मंदिर बेहद अनूठा है। 62 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर के निर्माण में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और इस भव्य मंदिर का निर्माण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से करवाया गया है। जम्मू में अब मां वैष्णो देवी के साथ साथ श्रद्धालु अपने आराध्य बालाजी के भी दर्शन कर सकेंगे। सिधरा में अब भगवान वेंकटेश्वर के भव्य अवतार बालाजी का दरबार सज चुका है। तिरुपति बालाजी के विशाल मंदिर के कपाट अब भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें जम्मू के सिधरा की हैं। यहाँ शिवालिक वनों के बीच भगवान विष्णु के भव्य स्वरूप बालाजी के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से आए 45 विद्वान पुजारी और साधु संतों ने इस मंदिर में बालाजी की 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान किया। इस भव्य मंदिर में तिरुमाला मंदिर की व्यवस्था और प्रथा भी अपनाई गई है। मंदिर में सुबह से रात को तक मंदिर दर्शन चलता है। एवरीडे तिरुमला मंदिर में कैसा पूजा चलता है वैसा इधर भी पुजारी अपॉइंट कर दिया। इधर पुजारी सुबह से सुप्रभात से रात एकांत सेवा तक पूजा चलता है। भक्तजनों भी सुबह से रात तक दर्शन कर सकता है। ये भगवान का बालाजी का ब्लेसिंग ले सकता है। जम्मू की खूबसूरत वादियों में बना ये मंदिर बेहद अनूठा है। भगवान विष्णु के परम रूप और आस्था के विराट स्वरूप तिरुपति बालाजी की एक झलक के लिए श्रद्धालु भी बेताब दिखे। जम्मू में बालाजी के भव्य मंदिर निर्माण से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। ये बहुत खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी हो रही है। तो बालाजी खुद जम्मू में आए हैं, हम तो उधर जा नहीं सकते थे, तो प्रभु ने हमें मौका दिया है। तब जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से मैं इनके साथ चल रहा हूँ और आज बिल्कुल रेडी है मंदिर बनके और आज सब लोग बड़ी खुशी के साथ दर्शन कर रहे हैं। और ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जम्मू में एक इतना अच्छा भव्य मंदिर जो कि लोग बाहर दर्शन करने जाते हैं, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर उनको इधर भी दर्शन कर सके। जम्मू में बालाजी का भव्य मंदिर बनने से धार्मिक पर्यटन को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बहुत बदलाव आएगा इसमें से। इतने टूरिस्ट आएंगे जहाँ देखने के लिए, इसको दर्शन करने के लिए, जो नगद ग्रोथ करेगा, हमारा स्टेट ग्रोथ करेगा ही। इस भव्य मंदिर का निर्माण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से कराया गया है। 62 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके लिए जमीन जम्मू प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू में बालाजी का मंदिर महज आस्था का केंद्र नहीं है, ये धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय है जो कि घाटी के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। स्थानीय लोगों के लिए तरक्की की नई राह खोलेगा। धर्म, संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम यकीनन घाटी को नई पहचान देगा। अब लोगों को जम्मू आने की एक और वजह मिल गई है। वैष्णो देवी धाम के अलावा भक्त जम्मू में बालाजी के दर्शन भी कर पाएंगे। आज घाटी की आस्था को नया तीर्थ मिला है। अब तक यहाँ श्रद्धालु वैष्णो देवी दर्शन और अमरनाथ यात्रा के लिए ही पहुंचते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं को भक्ति का नया धाम मिल गया है। अब यहाँ आने वाले तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर पाएंगे। पर्वत, झील, नदियां, खूबसूरत वादियां, स्वर्ग में होने का एहसास कराने वाले नजारे और अब घाटी की माटी में धर्म, आस्था और संस्कृति की सुगंध भी फूटने लगी है, साकार रूप ले रही है। कुछ इस तरह जम्मू कश्मीर की वादियां अब धार्मिक सांस्कृतिक रंगों से सुशोभित हो रही हैं। जम्मू में तिरुपति बालाजी का दिव्य दरबार घाटी में आस्था का नया प्रतीक बनकर उभरा है। ये तो आप जानते ही हैं कि कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में
बड़ी तादाद में भक्त देश विदेश से पहुंचते हैं और अब श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में भक्तों को आस्था भक्ति का एक और जरिया मिल गया है। जाहिर है धार्मिक पर्यटन के इस विस्तार से घाटी में विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पिछले साल यानी 2022 में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 91 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इस आंकड़े ने बीते 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। त्रिकुटा की पवित्र पहाड़ियों पर स्थित माता के दर पर नए साल के अवसर पर तो 23,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। यानी ये पवित्र धाम महज श्रद्धा भक्ति के केंद्र नहीं है, इनसे जुड़ी आस्था घाटी के आर्थिक विकास का भी आधार बन रही है, स्थानीय लोगों की तरक्की की राह खोल रही है। माता वैष्णो देवी की ही तरह तिरुपति बालाजी की महिमा और मान्यता समस्त विश्व में फैली है। जाहिर है आस्था का ये केंद्र जम्मू के धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देगा और आर्थिक विकास को रफ्तार भी। सुनील जी भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून का इंतजार हम सभी को है। वैसे गुड न्यूज ये है कि केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मॉनसून की दस्तक देरी से आई है, लेकिन अब आई तो झूम कर आई। केरल में बादलों ने डेरा डाल रखा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश की फुहारें पड़ी हैं तो लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनूठा यज्ञ किया जा रहा है। मॉनसून की बरसात के लिए भीलवाड़ा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की परंपरा है। कोली समुदाय के लोग 200 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ये समुदाय खेती प्रधान है और इनका जीवन बादलों और बारिश पर खास तौर से टिका है। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं। केरल में मॉनसून आखिरकार दस्तक देने जा रहा है। 24 घंटे से पहले ही केरल में इसका एहसास हो रहा है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की फुहारों से हर तरफ तरावट महसूस हो रही है। चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे, सभी पर इसका असर साफ दिख रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के झोंके ने सभी को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। इस बार केरल में मॉनसून करीब 8 दिन की देरी से आ रहा है। हालांकि मॉनसून के साथ ही केरल समेत कई तटीय इलाकों में तूफान बिपरजॉय का भी खतरा बरकरार रहा है। इसके प्रभाव में पास्ट 2 डेज और 3 डेज जैसे लो प्रेशर शुरू करके अभी साइक्लोन बना हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। मगर अभी जो हमारा तथ्य मिला है इसमें कंडीशंस फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि अभी साइक्लोन जैसे नॉर्थवर्ड जाता है वो जनरल मानसून सर्कुलेशन से डिटैच हो जाता है। और इसके लिए फिर केरल कोस्ट के पास मानसून सर्कुलेशन स्ट्रॉन्गर हो रहा है और हमारा ये उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर केरल तट पर मानसून पहुंच सकता है। तटीय इलाकों में अभी तूफान बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कुछ दिनों पहले आए तूफान मोचा को मानसून में देरी का कारण माना गया है। देखिए, मानसून देर होने का एक तो कारण है जो बंगाल के खाड़ी में कुछ दिन पहले आया था एक चक्रवाती तूफान मोचा, जो कि म्यांमार की तरफ गया। उस वजह से अंडमान निकोबार में मानसून आ गया, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस खास कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल बंगाल के खाड़ी ये जो हिस्सा, यहाँ से मॉइस्चर डिप्लीशन हो गया था, तो इस वजह से प्रोग्रेस में थोड़ा बहुत बाधा पहुंचा। अब केरल में भले ही मानसून आ गया है, लेकिन वहाँ इसके आने में देर होने का असर देश के दूसरे भागों में भी देखने को मिल रहा है। देश के बाकी हिस्सों तक मानसून के पहुंचने की रफ्तार धीमी है। गर्मी की तपिश झेल रहे राजस्थान के भीलवाड़ा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने अनूठा अनुष्ठान किया है। ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा प्रार्थना की। मानसून की बरसात के लिए भीलवाड़ा में यज्ञ करने की परंपरा रही है। यहाँ के कोली समुदाय के लोग 200 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ये समुदाय खेती प्रधान है और इनका जीवन बादलों और बारिश पर खास तौर से टिका है। लिहाजा हवन पूजन करके लोगों ने इंद्र देवता का आह्वान किया और ये कामना की कि इस बार झूम कर बरसे मानसून और इतनी बारिश हो कि यहाँ के जलाशय और तालाब लबालब भर जाए। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी और पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारत में पहली बार कंबोडियन मार्शल आर्ट पर आधारित नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रहे इस चैंपियनशिप का नाम कूनो बोकेटर। दरअसल कंबोडिया का ये वो मार्शल आर्ट है जिसे यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। बिल्कुल, ये खेल भारतीय मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल नया है। इस चैंपियनशिप में 12 अलग अलग राज्यों के 250 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 65 खिलाड़ी तो केवल जम्मू कश्मीर के ही हैं। रिंग के भीतर एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते ये खिलाड़ी दर्शकों को रोमांच से सराबोर कर रहे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। कुन बोकेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में पहली बार यहां नेशनल कुन बोकेटर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दरअसल ये कंबोडियन मार्शल आर्ट है। इस मार्शल आर्ट को यूनेस्को ने भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। कंबोडियन मार्शल आर्ट है, कंबोडिया की गेम है जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल हो रही है यहाँ पे कश्मीर में पोलो ग्राउंड में। तो इसमें कंबोडिया की मार्शल आर्ट के डिफरेंट अटैक है, डिफेंस टेक्निक, ओके, ब्लॉकिंग, लॉकिंग, ग्रैपिंग, वो हमें सिखाया गया है। डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट आ रही है, तो इसमें ग्रैपिंग, लॉकिंग बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट सीखेंगे तो उनको आगे जाके बहुत काम आएंगे सेल्फ डिफेंस में। भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज और बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि पहली बार इंडिया में हो रही है और पहली बार कश्मीर में ही आई हुई है। तो कश्मीर के बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है कि वो पहली बार ही देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर कोई प्लस पॉइंट उनके पास है कि हम कश्मीर में MMA भी खेलता है, टाइकोंडो, हर कोई टेक्निक है, तो हम इस गेम में इजीली मेडल एक्वायर कर सकते हैं एज एन जे के प्लेयर। नेशनल कुन बोकेटर चैंपियनशिप में देश भर के करीब 12 राज्यों के 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 65 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के ही हैं। कंपटीशन काफी अच्छा रहा, यहाँ पे माहौल भी अच्छा है और ये गेम भी बहुत हमें बढ़िया लगी सर। मतलब इससे मोटिवेशन भी हुए सर, मोटिवेट भी हुए और इससे मतलब सेल्फ डिफेंस भी होता है, गर्ल्स के लिए भी बढ़िया है सर। प्रतिभागियों के साथ खेल की अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान को साझा करने के लिए कंबोडिया के 2 कोच भी मौजूद हैं। कुन बोकेटर एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका उद्देश्य आत्मरक्षा तकनीकों के जरिए मानसिक, शारीरिक शक्ति समेत डिसिप्लिन को डेवलप करना है। बहरहाल इन नए मार्शल आर्ट को लेकर भारतीय खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिंदगी कभी थमती नहीं है। मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, हालांकि कुछ सबक भी सिखा जाता है। गुड न्यूज ये है कि जो ट्रेन कल तक हादसे की वजह से सुर्खियों में थी, उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हादसे और गम को पीछे छोड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस फिर से पटरियों पर लौट आई है। और इस ट्रेन का इतिहास वैसे बहुत पुराना है, इसीलिए इस ट्रेन को किंग ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेन भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के सफर पर और दिखाते हैं कि कैसी रही है शालीमार से चेन्नई तक की इस ट्रेन की यात्रा। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। इस दौरान उसने हॉर्न बजाकर पटरी पर अपनी जोरदार वापसी का एहसास भी करवाया, यानी जैसे वो बता रही हो कि चलना ही जिंदगी है और वो हर इम्तिहान के लिए तैयार है। और फिर शुरू हुआ उसका पश्चिम बंगाल के शालीमार से तमिलनाडु के चेन्नई तक का सफर। करीब 5 दिन के बाद शुरू हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस और इस शालीमार चेन्नई की कोरोमंडल एक्सप्रेस अभी गुजर रही है बहानुगा स्टेशन के बाहर से। और आप जो अभी पैसेंजर्स हैं उनके रिएक्शन हम देख सकते हैं कि सिर्फ बाहर की तरफ वो लोग देख रहे हैं। सफर के दौरान ट्रेन में सवार यात्री भी बेखौफ दिखे।
कोई अपने परिवार के साथ बातें करते दिखा तो कई अपनों के साथ मिलकर खाना खाता नजर आया। डर तो नहीं है, बट अभी डेली का रूटीन है तो वो होने ही वाला है। अभी एक्सीडेंट्स किसी के हाथ में नहीं है, वो हो जाते हैं, बट इट्स ओके, वी आर गोइंग टू डील विद इट। आफ्टर एक्सीडेंट दिस इज द फर्स्ट ट्रेन, सो डर तो नहीं है क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है। हम फ्लाइट और कार का ऑप्शन देख रहे थे, बट पता चला कि ये सेम ट्रेन जा रही है, तो बिना डर के इसमें आए हैं। लेकिन सबका ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जो इस सफर के दौरान सबसे अलग थी। असल में कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग महिला भी सवार थी, जो अपने साथ भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई। ऐसे में इस ट्रेन में सवार रेलवे कर्मचारियों और टीटीई ने लोगों को टेंशन न लेने की सलाह दी, साथ ही यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया। नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं अभी, ऐसे ज्यादा ये करने से ज्यादा टेंशन होगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी आराम से पहुंचना है सबको। यही वजह है कि ट्रेन के रवाना होने से पहले इंजन समेत पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच भी की गई, ताकि यात्रियों का सफर सुनहरा और यादगार बन सके। अनिर्बन सिन्हा, शालीमार, गुड न्यूज टुडे। पुल के नीचे खेल का मैदान, ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर है, जहां यंगिस्तान नई ऊर्जा के साथ चमक रहा है, चहक रहा है। कुछ वक्त पहले तक गाजियाबाद के राजनगर के फ्लाईओवर के नीचे बेकार कारें और कचरे का जमावड़ा था। यहां से एक कबाड़ हटाया गया और फ्लाईओवर के नीचे यूपी का पहला खेल परिसर तैयार कर दिया गया। हालांकि मुंबई में भी इस तरह की पहल हो चुकी है। यह है यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो किसी फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया है। दरअसल ये पहल है गाजियाबाद नगर निगम की, जिसने राजनगर फ्लाईओवर के नीचे कूड़ा और कारों को हटाकर इसकी रंगत ही बदल दी और बच्चों के लिए बना दिया है स्पोर्ट्स प्लाजा। गाजियाबाद नगर निगम ने खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार पहल की है। मुंबई के सानपाड़ा फ्लाईओवर के नीचे बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होकर अब गाजियाबाद के राजनगर फ्लाईओवर के नीचे बना है यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये पहल हुई है। इस स्पोर्ट्स प्लाजा में बच्चों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए गए हैं। फ्लाईओवर के पिलर्स में खिलाड़ियों की सुंदर वॉल पेंटिंग बनाई गई है, ताकि बच्चे अपने रोल मॉडल्स को देखते हुए खेलें। कोशिश की गई है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को काफी सुंदर बनाया जाए। इसके लिए यहाँ पे पिलर्स पे वॉल पेंटिंग की गई है। हमारे सामने है महेंद्र सिंह धोनी की वॉल पेंटिंग, कपिल देव की वॉल पेंटिंग और दूसरी तरफ है सचिन तेंदुलकर की वॉल पेंटिंग। बच्चों के खेलने के लिए भी खास ध्यान रखा गया है कि अगर बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनकी बॉल बाहर ना चली जाए। इसके लिए जमीन से लेकर फ्लाईओवर तक प्लास्टिक की नेट लगाई गई है। बच्चे खेल परिसर में खेलते खेलते फिसले ना, इसलिए एक विशेष प्रकार का फर्श लगाया गया है। फर्श को सॉफ्ट बनाने के लिए 8 से 9 लेयर की रबड़ की कोटिंग कराई गई। इस कोटिंग से फर्श सॉफ्ट रहता है और खिलाड़ी फिसलता नहीं है। राजनगर फ्लाईओवर के नीचे बने खेल परिसर को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया है। अगर ये सफल होता है तो फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे ही फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खास बात यह है कि इसे यूपी का ये पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे बनाया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो यूपी के दूसरे जिलों में भी ऐसे ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फ्लाईओवर के नीचे बनाए जाएंगे, ताकि बच्चे आसानी से खेल सके। आने वाले कुछ दिनों में इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जनता के लिए खोल दिया जाएगा और बच्चे यहाँ आके खेल सकेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए, चाय के साथ खबरों के इस मीठे सफर को विराम देने का यहाँ पर वक्त आ गया है, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए वक्त का पाबंद होना बेहद जरूरी है, लिहाजा जो वक्त के साथ चले वक्त उसके साथ चलता है। बिल्कुल, और चाय के साथ खबरों में तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब वक्त का पता ना चले तो मतलब सफर अच्छा रहा। तो चलिए हम भी वक्त के साथ चलते हैं और अभी चलते हैं,
कल मिलेंगे ठीक 5 बजे चाय पर चर्चा में।